कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, ये प्रोग्राम जो हम पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कला की विधाओं में रहकर जो लोग लिख रहे हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करें, उनसे बातचीत करें। क्योंकि होता यह है कि जो लोग साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, उनसे तो हमारी बातचीत होती रहती है। उनके बारे में इधर साहित्य समाज परिचित भी रहता है कि वो क्या नया लिख रहे हैं, वो क्या उनकी कौन सी नई रचना सामने आई है। लेकिन कला की जो दूसरी विधाओं में रहकर जो लोग लिख रहे हैं, उन तक हम साहित्य के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, या हमें सूचनाएं नहीं मिल पाती कि वहां क्या लिखा जा रहा है। और इसी कारण जब मैंने इस बार कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस प्रोग्राम को सोचा था, डिजाइन किया था, तो सोचा था कि इसमें कला की दूसरी विधाओं से भी जो लेखक हैं उनको हम यहाँ लेकर आएंगे और उनसे बातें करेंगे, उनकी रचनाधर्मिता पर बातें करेंगे, उनके लेखन पर बातें करेंगे, और कला की जिस विधा में वो सक्रिय हैं उस पर भी बातें करेंगे। उस पर बातें कम करेंगे क्योंकि उस पर तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन वो जो दूसरा पक्ष है, वो जो दूसरा पक्ष जो बहुत अनसुना सा पक्ष है, उस पक्ष पर हम ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा इसका प्रोग्राम का नाम है, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, वैसा ही है कि हम कोरोना काल की उस लहर के बाद अब हम कुछ ख्वाबों को और कुछ उम्मीदों को समेट कर इकट्ठा हुए हैं फिर से कुछ नया शुरू करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए कि शायद जिंदगी को जीने का फिर से कुछ हौसला हम अपने अंदर समेट पाएं, अपने अंदर उसको कहीं संचित कर पाएं। पिछली बार हमने एक बहुत गुणी फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा जी से बात की थी, उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में जो एक कवि की जिंदगी पर फिल्म थी। और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चेहरा देखकर आप सब पहचान गए होंगे, हम सब के बहुत प्रिय अभिनेता हैं। और लगभग हर फिल्म में उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि उनके निभाए हुए किरदार हमारे जहन में सुरक्षित हैं। और वो ऐसा ऐसा कोई किरदार उनका नहीं है जो कि हम भूल गए हों, जिसको हमको याद नहीं रहा हो। चंद्रकांता क्रूर सिंह, जब शायद हम लोग की उम्र ऐसी रही थी जब हम कॉलेजों से निकल रहे थे, उस समय वो क्रूर सिंह का किरदार हमारे दिमागों में ऐसा बसा हुआ है कि हम बहुत लंबे समय तक, एक किसी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत लंबे समय तक किसी एक किरदार के नाम से उन्हें याद किया जाए। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेंद्र मिश्र जी, उनको बरसों बरस तक क्रूर सिंह के नाम से ही जाना गया, उसी नाम से उनको याद किया। ये उस किरदार की सफलता थी कि वो किरदार उनकी एक परछाई बन गया। इधर कोरोना के लॉकडाउन के बाद अखिलेंद्र मिश्र जी का एक बहुत अलग चेहरा सामने आया है। वो चेहरा है साहित्यकार का, लेखक का, कवि का चेहरा। और उनकी कविताएं मैंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये बिल्कुल नए तरह की कविताएं हैं। पहले मैं आपको किताब दिखाता हूं। ये किताब उनकी अभी आई है, अखिलामृतम के नाम से ये किताब आई है। और इसमें जो कविताएं हैं वो जो हिंदी कविता की जो एक जी बिल्कुल जो पैटर्न, सेट पैटर्न वाली कविताएं, उनसे बहुत अलग तरह की कविताएं हैं। और ये कविताएं हमें कहीं किसी दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। ये दर्शन, हालांकि मैं उनके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि वो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और भौतिक शास्त्र से उन्होंने संभवतः डिग्री हासिल की है। लेकिन दर्शन पर उनकी अद्भुत पकड़ है। ये पकड़ निश्चित रूप से अध्ययन से आती है, और अध्ययन से ही कहीं ना कहीं ये कविताएं जन्म लेती हैं। अखिलेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं, हम सबके बड़े प्रिय अभिनेता हैं। अखिलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। जी जितने लोग जुड़े हैं सबको प्रणाम करता हूँ पंकज जी, और बहुत बहुत जी धन्यवाद कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मौका मुझे प्राप्त हुआ है। जी 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 जी। अखिलेंद्र जी, हम
शुरुआत इसी से करेंगे। पहले हम किताब से ही शुरू करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से मेरे लिए भी बड़ा जिज्ञासा का विषय ये है कि असल में होता क्या है कि हम किसी अभिनेता को जिस रूप में देखते हैं वो हमारे दिमाग में उसकी वही छवि बन जाती है। तो फिल्मों में आपको जब भी देखा तो खलनायक के रूप में देखा, और एक नेगेटिव शेड के चरित्र को निभाते हुए देखा। और हालांकि उन सब के बीच में वो जो एक अभिनेता की जो चमक होती है वो हमें दिखाई दी, क्योंकि इप्टा से आप संबद्ध रहे हैं और थिएटर और रंगमंच से जुड़े रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो भी रोल आप करते हैं उसमें जान फूंक देते हैं। लेकिन मेरे जैसे आपके फैन के लिए ये बिल्कुल नया एक चौंकाने वाला अनुभव था। ये कविताएं, इन कविताओं का जन्म कैसे हुआ, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, फिर बाकी की बातें करते हैं। इसके विषय में मैं यही कहूंगा, ये जो पुस्तक है अखिलामृतम, कि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई वो गुरुकुल में हुई, और उसके बाद मैं मिडिल स्कूल डीएवी में पढ़ा, हाई स्कूल डीएवी में पढ़ा, फिर जिला स्कूल छपरा से मैट्रिकुलेशन किया, जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे मैट्रिकुलेशन किए थे। और फिर मैं बिहार विश्वविद्यालय राजेंद्र कॉलेज से मैंने भौतिकी शास्त्र में प्रतिष्ठा की, और मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। विज्ञान में बहुत रुचि थी। हम तो वैज्ञानिक बनना चाहते थे। हम तो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को तंग करते रहते थे। हम हमेशा एक साइंटिस्ट को चैलेंज करते रहते थे कि इसने ये किया है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हम 3-4 लोगों का ग्रुप था लड़कों का, वो डांटते रहते थे, यार तुम लोग क्या बात करते हैं। तो ये सब मैंने कहा नहीं, ऐसी संभावना हो सकती है क्या, ये अगर ये ब्लैक बॉडी है, गुड एब्जॉर्बर है, गुड रेडिएटर है, ऐसा क्यों है, फिर बाकी ब्लैक बॉडीज का क्या होगा। इस सृष्टि में बहुत से ब्लैक हैं, भैंस भी ब्लैक है। हम लोग इस तरह से रिलेट करते थे और चीजें बात होती थी। और कि कुछ शोध करें, क्योंकि उसके पहले मेरी माँ चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन इंजीनियरिंग में मैं जा नहीं पाया, और मैं भौतिकी शास्त्र में ऑनर्स कर ली मैंने। और थिएटर चल रहा था, थिएटर मेरे गांव से ही शुरू हुआ। भोजपुरी नाटक से हमने शुरू की। गौना के रात मेरा पहला नाटक है जीवन का, जो 8वीं क्लास में मैं था तब मैंने की थी। बाल विवाह पे चूंकि वो नाटक आधारित था, इसलिए मुझे मौका मिल गया उसमें काम करने का। और उसके बाद चस्का लग गया, गांव जाके दशहरा में 2 नाटक, एक हिंदी और एक भोजपुरी नाटक हुआ करते थे हमारे गांव में, एक परंपरागत रूप से। तो हम जरूर जाते थे, क्योंकि हम तो शहर में रहते थे, हमारे पिताजी कस्टम सेंट्रल एक्साइज में थे। क्योंकि जहां 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 उनकी पोस्टिंग होती थी वहां वहां हम लोग रहते थे। तो छुट्टियों में लेकिन गांव जाया करते थे, तो गांव से उस तरह का जुड़ाव। और फिर जब बड़े हुए तो खेती के दिनों में जाना, खेती भी करना, सब सब कुछ करना। एनीवे वो तो अलग एक पक्ष है। कविताएं पढ़ने का मुझे शौक रहा। कविताएं मैं पढ़ता था, और मुंशी प्रेमचंद से थोड़ा बहुत संबंध हुआ, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं विज्ञान में था। तो स्कूल के दिनों में जो कुछ था कि पूस की रात है, ये अलगू चौधरी है, ये नमक का दरोगा है, माने इस तरह से हमें ये 1.5 गेहूं, 1.25 सेर गेहूं है। तो ये चीजें जो थी वो थी। बाकी थोड़ा और बड़े होते तो पता चला कि ये तो प्रसाद है। अब टीचर कहते थे इसको लय में पढ़ो, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब उसको अलग अलग बच्चों से अलग अलग ढंग से लय से पढ़ाते, पता चला कि जयशंकर प्रसाद है। तो पता चला कि ये तो माखनलाल चतुर्वेदी है। चाह नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गूथा जाऊं, है मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ से जाए मातृभूमि के वीर अनेक। तो ये सारी चीजें, ये नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ लिए। तो हम लोग सोचते थे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात कही गई है, हमें तो ढूंढना चाहिए। तो बचपन में इस तरह से हम कविताएं पढ़ते थे, तो हम रिलेट भी करते थे। हालांकि हर शिक्षक अपने अपने स्तर से उसकी व्याख्या करके समझाते थे, लेकिन मेरा ये था कि मैं
उसका एक अलग अर्थ निकालने की कोशिश करता था। हालांकि मुझे घर में थप्पड़ भी पड़ता था कि क्या क्या बोलते रहते हो तुम, ये सब कभी जानते हो तुम, ऐसे मत बुला, ये नहीं लिखा है इन्होंने, ये नहीं, ये ऐसे लिखा है तो ऐसे हो सकता है क्या। मेरा कुछ ऐसा चलता रहता था। जबकि मैं बाद में पूरी तरह से विज्ञान का विद्यार्थी बन गया, तो नाटक पढ़ना और उसके बाद वही सारी चीजें थोड़ी बहुत शॉर्ट स्टोरी और कविता पाठ, चूंकि थिएटर में एक कंपल्सरी है, थिएटर वालों को, एक्टर जिनको बनना है, मैं आज भी कहूंगा आपके मंच के माध्यम से कि कविता पाठ बहुत महत्वपूर्ण है एक अभिनेता के लिए। जो सुर है, राग है, लय है, ताल है, गति है, जो गमक है, वो कविता पाठ से मिलता है एक्टर को। वो धीरे धीरे जो अंदर है वो जागृत होने लगता है, लय वो मिलता है। वॉइस एंड स्पीच के लिए बेस्ट है। थिएटर गुरुओं ने कहा है, बीबी कारंत जी ने कहा है, राम गोपाल बजाज जी ने कहा, कई थिएटर गुरुओं ने कहा है, हमारे यहाँ एम एस सत्यू साहब कहते हैं, रिसाइट पोएट्री, पोएट्री। हंगल साहब, एक हंगल साहब कहते थे कि पोएट्री पढ़ा करो, पोएट्री, कविताएं पढ़नी चाहिए। तो ये थिएटर में एक चीज थी, तो कविता पाठ करना, कविता याद करना, तो ये सब मेरा चलता रहता था। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इस तरह से लिखूंगा। और मैंने जब भी लिखने की कोशिश की तो मैं चित्त को एकाग्र नहीं कर पाता था। मैं या तो कुछ शूटिंग आ जाती थी, या कहीं बाहर चला गया, या फिर कोई नाटक शुरू हो गया, उसके रिहर्सल में अब उसमें लग गए, तो मैं लिख नहीं पाता था। पिछले 10 सालों से प्रयास कर रहा हूँ एक पुस्तक लिखने की, अभिनय पर, अभिनय अभिनेता पर एक कविता, एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी पूरी नहीं हुई मेरी। खैर उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो ये जो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में घर में थे, कहीं जाना नहीं, किसी का आना नहीं, और हर आदमी अपने आप में शुद्ध था, पूरी तरह से ग्रसित था इस कोरोना काल से, इस विभीषिका से। सो घर में थे, घर में पत्नी को थोड़ा काम में हाथ बटा दिए जितना आता है। हालांकि संघर्ष के दिनों में मैं खाना भी बनाता था, लेकिन पत्नी के आने के बाद वो खाना बनाना छूट गया। तो और मैं कहता हूँ मैं थोड़ा बनाता हूँ, प्रैक्टिस होगा, वो कहती नहीं 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 नहीं, नहीं खाना मत बनाएगा, जला दीजिएगा, वो काम नहीं है आपका। तो वो भी मौका नहीं मिलता। तो कभी कभी मैं कहता हूँ चाय बनाता हूँ, तो कहती है बनाइएगा मत, अदरक ज्यादा डाल दीजिएगा। तो इस तरह से खाना बनाने में मेरा रेपुटेशन घर में गड़बड़ा गया। जबकि मैं संघर्ष के दिनों में बनाता था, तो मेरे कई दोस्त आते थे मेरे हाथ का दाल भात भुजिया खाने। भुजिया मतलब आलू की भुजिया, हमारे बिहार में भुजिया कहते हैं, वो सरसों के तेल में बनता है। तो वो मैं बड़ा फक्र करता था, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, और कहा जाता है कि अच्छा खाना जो बनाता है अच्छा अभिनेता होता है। तो मैं भी सोचता था खाना अच्छा बनाता हूँ तो अभिनेता भी अच्छा बनूंगा। लेकिन वो सब शादी के बाद फ्लॉप हो गया। तो थोड़ा बहुत पत्नी का उनके कामों में हाथ बटाता था, बच्चों के साथ खेलता था, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो उनके साथ कैरम बोर्ड खेलना, लूडो खेलना। लूडो मैंने बरसों के बाद मैंने लूडो खेला होगा, खूब जम के लूडो खेलना, और लुका छिपी खेलना, आइस बाइस खेलना, जो बचपन में हम लोग खेला करते थे। और घर में ही सब चल रहा है। और उनके और भी कई आजकल बच्चों के, नई पीढ़ी के बच्चों को कई कई गेम आ गया, वक्वुलरीज का, एटलस का, वर्ड मीनिंग का, पता नहीं क्या क्या वो सीख लिया है उन्होंने। तो मुझे भी सिखा के खेलते रहते थे। फिर मैंने उनको कविता पाठ करना सिखाया कि कविता सुनो। फिर हमारा स्टोरी का सेशन होता था बच्चों के साथ, मैं कहानियां भी सुनाता था, वो भी मुझे सुनाते थे। उसके बाद रात को 11 बजे के बाद मेरा समय शुरू होता था, जो मेरा अपना समय था, जो मेरे अकेले के साथ, जो स्वाध्याय की आज जो आदत मुझे रही है, वो स्वाध्याय मेरा शुरू होता था। और मैं पढ़ना शुरू करता था, पढ़ता था। और शुरू से ही मैंने मैं कई जगह मैंने प्रवेश ले लिया अध्ययन के मामले में। और इसी में कई वेबिनार हुए, साहित्य पे, सिनेमा पे, नाटक पे, रंगमंच पे, अभिनय पे, भाषा पे, हिंदी भाषा पे,
तो इस तरह के वेबिनार भी मैंने कम से कम 10 वेबिनार यूजीसी के लिए किया है, जो उनका संकाय संवर्धन प्रोग्राम जो होता है, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके लिए हमने कुछ 10 से वेबिनार किया अलग अलग विषयों पे। और बाद में तो ये हो गया कि नहीं नहीं, अभी आपको उद्घाटन सत्र में रहना पड़ेगा, तो वो भी एक कुछ, तो अध्ययन का वो भी एक पता चला कि अध्ययन हमने जो किया है वो भी फलीभूत हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। इसी में क्योंकि चित्त को हमने एकाग्र जब किया पढ़ने में और वेबिनार करने में, जो मेरे पास था शेयर करना में, बांटने में, तो अलग अलग विषयों पे हमने लिखना भी शुरू किया। और एक इसमें जो पहली कविता है, जिनको पहला स्थान मिला है, शब्द का स्थान पहला मिलने का कारण यह है कि ये पहली कविता है जो मैंने लॉकडाउन से पहले लिखा था। मैं अक्टूबर महीने में, मतलब 2020 के अक्टूबर महीना, मतलब 19 के अक्टूबर महीने में मुझे गोरखपुर लिटरेचर फेस्टिवल जाना था उन लोगों का। और चूंकि एक साल पहले मैं गया था, दोबारा उन्होंने बुलाने, मैंने कहा कि नहीं, अभी अभी मैं गया था, मेरे पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं यार, बोल दिया हूँ, अब 2 4 5 साल के बाद आऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपका डिमांड है। मैंने कहा बहुत गड़बड़ है, तो फिर कैसे होगा, ये होगा। तो उनके फेस्टिवल का नाम है शब्द संवाद। तो मैंने कहा कुछ नया करता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ, और मैं खाली भी था, तो मैंने शब्द पे कविता लिखनी शुरू की। और करते 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 उसको मथते मथते क्या क्या हो सकता है, जितना अध्ययन था वो सब झोंक दिया मैंने, और वो शब्द कविता शुरू हुई, तो पूरी हुई। मैंने कहा गोरखपुर एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी रखना और ऐसा आदमी रखना जो मुझे मगहर लेके जाए कबीरदास के पास। और मैं जाके पहला पाठ उनको किया, सुनाया बैठ के कबीरदास जी को। देखिए रोंगटा खड़े हो गए। तो वो करने के बाद फिर दूसरे दिन मैंने वो मंच पे पाठ किया उसका, तो वो मेरी पहली कविता रही। और उसके बाद जो ये लिखना जब शुरू किया अलग अलग विषयों पे, कर्म पे, धर्म पे, ब्रह्म पे, दान पे, ध्यान पे, पर्यावरण पे, मेरी पर्यावरण पे एक कविता है चेतावनी। और इस तरह से कविताएं आती चली गई। मेरा रावण राममय है, तो वो चूंकि रावण पे, जब रावण का रोल मैं कर रहा था 2008 में, रामानंद सागर जी के सुपुत्र आनंद सागर जी ही बना रहे थे उस एनडीटीवी इमेजिन के लिए सीरीज को। तो मुझे मौका मिला था कि मैं रावण का किरदार करूं। तो मैंने बहुत रावण को बहुत ढूंढा था, छिपक कहानियों से लेके और नॉर्थ से लेके साउथ तक, और कुछ मटेरियल काफी इकट्ठे किए थे। तो बहुत सी अनसुनी अनछुई पहलुओं की थी, जो कि बड़ा ही मतलब अपने आप में एक अलग अनुभव रहा। तो उसको भी हमने एक कविता में डाला, एक रावण पे कविता लिखा जाए। और फिर हमने कहा रावण पे लिखा गया, अब शिव पे लिखा जाए, तो फिर शिव जी पे भी एक लिखा मैंने, एक अलग ढंग से कुछ। तो ये चूंकि लेखनी का जो कार्य है, ये जो मैंने महसूस किया, जब तक एकाग्रचित नहीं होता कोई, चित्त का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो लेखन नहीं हो सकता। हाँ, तुकबंदी कर ले कोई, तुकबंदी कर ले, और जो चल भी रहा है आजकल टीवी चैनलों पर देखता हूं मैं, वो पता नहीं क्या है, वो तो मतलब, तो तुकबंदी कर ले चलेगा, लेकिन लेखनी के लिए अगर आपको अपना योगदान समाज के लिए देना है, अपनी नई पीढ़ी के लिए देना है, दुनिया को लिए देना, अपने राष्ट्र के लिए देना है, और साहित्य में देना है, तो आपको अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा और पहले अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो, आपके शब्दों का संवर्धन हो, आपके पास शब्द हो, तब तो आप भावनाओं को व्यक्त कीजिएगा। क्योंकि चित्त में ही वृत्ति है, और वृत्ति से ही भाव उत्पन्न होते हैं, और भावों का भंडार मनो में आता है, मनोभाव, और वही शब्द के रूप लेते हैं, और वही जाके कागज पर उतरते हैं। तो जब चित्त ही एकाग्र नहीं रहेगा, तो वो वृत्ति भाव कहां से उत्पन्न करेंगे? फिर मन में विचार का उद्वेलन जो है कैसे होगा?
तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीजें हुई। और इस अनुभव पे, कविता लिखने के अनुभव पे भी मैंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक ही है कविता। कि कविता लिखना आसान नहीं, आलोचना करना आसान है। क्योंकि ऐसे लोगों को देखा है मैंने, किसी की कविता पे कुछ भी बोल देते हैं। एक साहब पिछले दिनों तो मुंशी प्रेमचंद को गरिया रहे थे कि प्रेमचंद ने जो लिखा है वो कूड़ा करकट लिखा है। कोई साहब थे, मैंने पढ़ा था, और वो सोशल मीडिया पे काफी आलोचना भी हुई थी उनकी। तो ऐसे ऐसे लोग भी महान लोग हैं जो कि किसी की तरफ भी उंगली उठा देंगे। लेकिन लेखनी क्या होती है, साहित्य क्या होता है, जिन साहित्यकारों ने लिखा है। आप पंकज सुबीर से पूछिए ना, पंकज सुबीर जी जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे पाठक उसमें कैसे नहीं जोड़ सकता। क्योंकि उन्होंने लिखा ही है चित्त को एकाग्र करके। तो सारा जो अंदर का मटेरियल है वो सब कुछ आ गया शब्दों के ये में। और वो उसके बाद जब हमारे आपके पाठक जब पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे पंकज जी ने कमाल लिखा है। यशपाल आपका फैन है, यशपाल तो पागल रहता है, कहता है यार पंकज जी को पढ़ा, तूने वो पढ़ा क्या। वो मुझसे कई बार कहा उसने, तुमने वो पढ़ा क्या, वो किया क्या। तो वो इस तरह से आपके फैन जो है साहित्यकार के, या जितने भी साहित्यकार हुए हैं, आज मुंशी प्रेमचंद क्यों है, क्यों है। 1911 में कविता लिविंग रिलेशनशिप पे नाटक उन्होंने कहानी लिखी है, लिविंग रिलेशन। मिस पद्मा जॉम्बी पे लिखी है उन्होंने, है। उन्होंने मंदिर और मस्जिद के बारे में लिखी है। बताइए, दूरदर्शिता देखिए कि तब लिखी थी और आज उसका रिजल्ट देखिए क्या कांड है। तो ये होली क्या है, वो भाई का दुख हर लो, भाई की तकलीफ मेरी तकलीफ है, यही होली है मेरे, यही खुशी है, यही प्रसन्नता है। तो एक साहित्यकार की दूरदृष्टिता उसकी रचनाओं में दिखती है। तो वो सारी चीजें, वो सारे विषय वस्तु जब मनुष्य पढ़ेगा, जब जानेगा, जब साहित्य में गोता लगाएगा, डुबकी लगाना शुरू करेगा। पहले तो जान पहचान बनाना पड़ेगा। पहले तो साहित्य छोड़ दीजिए, शब्दों से जान पहचान हो। नई पीढ़ी के हमारे कई ऐसे एक्टर भी आते हैं जो कहते हैं बाप रे बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही हार्ड वर्ड है। वो शब्द भी नहीं कहते, वर्ड कहते हैं, बड़ा हार्ड वर्ड है, क्लिष्ट भी नहीं बोलते। ये तो कुछ संस्कृत की जैसे है, उनको उच्चारण करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज अखिलामृतम की कविताएं थिएटर में पढ़ाया जा रहा है। आज ये उच्चारित करो तुम लोग, उच्चारण अच्छा होगा आज कई जगह। तो ये अद्भुत है, एक एक्टर्स के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए मिल गया। तो ये सारी चीजें तो दो मेरा अध्ययन था, मेरी अनुभूति थी, वो सब चित्त एकाग्र होने के कारण अखिलामृतम में आ गई। 25 कविताओं का संग्रह है। 2 कविताएं भोजपुरी में है, 23 कविता हिंदी में, 2 भोजपुरी में है। क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, इसमें भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी कविताएं लिखने से पहले हमने लिखा है कि बोलता हूं हिंदी, जिसने द्वार विश्व रंगमंच के खोले, रहती है मन में मन ही की बात, बिना भोजपुरी में बोले। तो भोजपुरी में तो बोल लो। तो 2 कविताएं हमने भोजपुरी की भी डाल ली, क्योंकि मेरी भाषा है। तो माँ के साथ हम वही बात करते थे, गाँव में वही बात करते थे, और आज भी बात करते हैं। आज भी मेरा यहाँ पे विनय पाठक हो या पंकज त्रिपाठी हो, ये जिनसे भी, जो भी मेरे बिहार के दोस्त हैं, उनसे हम, संजय मिश्रा, भोजपुरी में ही बात करते हैं कि कहा हो, कहा हाल चलवा, कोना की शूटिंग चलता है, अच्छा अच्छा, तू कहाँ पर रहा ना हो, मैं फ्लोर नंबर 4 में बनी। अब लोग सुन रहे हैं कि लोग कहाँ बतिया रहा है भाई। डायरेक्टर पूछता है विच लैंग्वेज यू आर टॉकिंग। विनय पाठक ने कहा भोजपुरी। ओ दिस इज भोजपुरी। तो क्या होता है कि आपकी अपनी भाषा है। तो हमने हिंदी में वो 2 भोजपुरी भी डाली। तो भोजपुरी भाषा भाषियों को भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो, हिंदी की पुस्तक में ये पहली बार भोजपुरी। और मुझे पता नहीं था, आप जैसे विद्वानों ने परिचर्चाओं में बताई मुझे कि पहली बार हुआ कि हिंदी साहित्य में किसी लेखक ने, कवि ने अपनी भाषा, मातृभाषा की रचनाएं डाली। तो मैंने कहा मैंने तो कोई डेलिबरेटली डाला नहीं है, जबरदस्ती या जानबूझ के।
ये तो मेरी भाषा है, मुझे लगा कि दो कविताएं इसकी होनी चाहिए, दो कविताएं मैंने लिख दी उन्हीं दिनों। तो एक तो भोजपुरी मेरी माई जो है, हमार माई भोजपुरी, वो तो मेरा अपना अनुभव है। मैं जा रहा था छपरा और मुझे जो अनुभव हुआ पटना से निकलते हुए, वो अनुभव लिखा मैंने। तो ये है। बिल्कुल, जी। बहुत अच्छे से आपने इन सब कविताओं पर बात की, इन सब पर बात की। और निश्चित रूप से अभी जैसे हमारे साथ बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं, राजस्थान में हिंदी के बड़े नाम नंद भारद्वाज जी ने कहा कि प्रेमचंद के बारे में इतनी सटीक जानकारी देने के बाद अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेमचंद को बहुत कम पढ़ा है, ये उनकी विनम्रता है। और यशपाल भाई भी बाप जुड़ रे बाप, इतना कम, जितना गोता इस बीच लगाइए। यशपाल भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, हाँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जी भारद्वाज जी, यशपाल जी, सबको प्रणाम करता हूँ। जी। और जो आपने कहा कि भोजपुरी कविताएं इसमें आपने रखी हैं, वो निश्चित रूप से होना चाहिए। जो हमारी मातृभाषा है, जो जहां से हम आते हैं, जिस बोली जिस भाषा को लेकर हम आते हैं, उसका साहित्य। और सचमुच ये हिंदी में पहली बार हुआ है। और हमारे साथ हिंदी में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो कि जिनकी मूल भाषा मातृभाषा भोजपुरी ही है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं। तो ये उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि वो भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जब आप हिंदी की कोई किताब लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें नहीं जानते हुए भी मैंने आपकी दोनों भोजपुरी कविताएं पढ़ी और उसका आनंद भी लिया। क्योंकि जो लोक में तो रस होता है, उसमें आप वो गूंगे का गुड़ है, वो आप बता नहीं सकते कि उसमें क्या स्वाद आया। तो निश्चित रूप से वो दोनों कविताएं भी मैंने उसी चाव से पढ़ी जिस तरह से बाकी कविताएं पढ़ी। एक चीज मैं बीच में भूल गया था, आपको बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त 2021 को आपको ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बलराज साहनी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और निश्चित रूप से अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे धन्यवाद, बहुत सारे धन्यवाद। पुरस्कार, और ऐसे बहुत सारे ये तमगे ये आपके ये मुझे ही नहीं, सीने ये पर मेरे। जड़े होंगे। और हम सब प्रशंसकों की तो ये दुआएं हैं कि देश के सारे बड़े सम्मान। क्योंकि असल में होता यह है कि हम जैसे लोग जब फिल्में देखने जाते हैं, तो हम कई बार हम अभिनेता को देखकर लौट आते हैं, जबकि हम किरदार को देखने जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम किरदार को देख कर आए हैं, हम अभिनेता को नहीं देख कर आए। लेकिन एक समय पर अभिनेता अपने किरदारों से इतना ऊपर हो जाता है कि वो किसी भी किरदार को निभाता है, वो अभिनेता के रूप में नजर आता है। लेकिन जो आपके बारे में मैंने कहा कि हम जैसे लोग मैं थोड़ी हंसी मजाक की बात है, लेकिन हम लोग आपको बरसों बरस तक यक्कू कहते रहे। मतलब क्रूर सिंह भी नहीं कहा, यक्कू। कि उस फिल्म में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा वो यक्कू भी हैं उसमें। तो ये सचमुच बड़ी बात है कि उन चीजों से याद रखा जाए। कविता पर बात करने से पहले इस संग्रह की एक मेरी बहुत पसंदीदा कविता है, वो पहले आपके ही मुंह से हम उसे सुनना चाहेंगे। और फिर हम इन कविताओं पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वैसे इस संग्रह की सारी कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। लेकिन जो एक कविता जिसको पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक सन्नाटे में बैठा रहा, बहुत देर तक ऐसी हालत हो गई कि मैं कुछ करने या कहने की स्थिति में नहीं रहा था, क्योंकि वो पीड़ा की कविता है। वो उस त्रासदी की कविता है जिसको उस अंचल के लोग साल दर साल से भोगते आ रहे हैं। और उसका शीर्षक है बाढ़। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो हम बाढ़ सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये बाढ़ जो कविता है, ये कविता, ये किताब छपने चली गई थी, अखिलामृतम, और उसके बाद बाढ़ लिखी गई। और हमने उषा किरण खान जी को सुनाया कि चूंकि वो सुनाया नहीं, मतलब बल्कि भेजा मैंने उनको, चूंकि वो शुभकामनाएं दे रही थी, तो उन्होंने कहा कुछ कविता पढ़ने चाहूंगी, तो हमने बाढ़ भेजा उनको। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा कि ये कविता इस पुस्तक में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये कविता इस पुस्तक में चाहिए, ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत हृदय स्पर्शी है, ये चाहिए, इसको अभी डलवाइए। मैंने ठीक, पुस्तक तो चली गई, कहा नहीं डलवाइए। फिर मैंने
उसको कहा कि बाढ़ को डालना है, तो मैं बाढ़ सुनाता हूं। ये पिछले वर्ष की बात है, और बिहार में, हमारे ही प्रदेश बिहार में हर साल बाढ़ का जो दृश्य आता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और पिछले वर्ष जब ये आया उसी समय मैंने ये कविता लिखी। मैं सुना देता हूं, फिर बाद में बता। बाढ़। मैं जन्मा बाढ़ में, बचपन बीता बाढ़ में, जवान हुआ बाढ़ में, बुढ़ापा गया बाढ़ में, मृत्यु हुई बाढ़ में। मैं जन्मा बाढ़ में, बचपन बीता बाढ़ में, जवान हुआ बाढ़ में, बुढ़ापा गया बाढ़ में, मृत्यु हुई बाढ़ में। फिर जन्मूंगा बाढ़ में, फिर मरूंगा बाढ़ में। यह हमारी खानदानी परंपरा है। पुष्ट दर पुष्ट का रिवाज, हमारी सभ्यता इसमें कूट कूट कर भरी है। यही हमारी संस्कृति है। बहुत गहरी है, जड़ बहुत मजबूत। कोई कुछ नहीं कर सकता, तभी तो आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं कर सकता, तभी तो आज तक कुछ नहीं हुआ। बस हम जन्मते बाढ़ में, मरते बाढ़ में। राजनीति की आड़ में जनता जाए भाड़ में। कभी देखा है बाढ़ आने का दृश्य? कभी देखा है बाढ़ आने का दृश्य? गांव का गांव बह गया, फसलें दह गई, घर ढह गए। क्या मनुष्य, क्या पशु, सबकी लाशें बह रही। बच्चे बूढ़े सब बिछड़ गए। मवेशियों को कौन बचाए? खुद का बचना संभव नहीं। मवेशियों को कौन बचाए? खुद का बचना संभव नहीं। हम तो त्योहार मना रहे हैं। हम तो त्योहार मना रहे हैं। बहने का त्योहार, ढहने का त्योहार, दहने का त्योहार, उजड़ने का त्योहार, बिछड़ने का त्योहार। हमें गर्व है, हमारा देश त्योहारों का देश है। हमें गर्व है, हमारा देश त्योहारों का देश है। कभी देखा है बाढ़ जाने का दृश्य? कभी देखा है बाढ़ जाने का दृश्य? आंखें देखती भयावह दृश्य, कान सुनते भुतहा आवाजें, नाक सूंघती भयानक दुर्गंध। फिर भी ढूंढते अपनों की लाशें, फिर भी ढूंढते अपनों की लाशें। आदमियों की लाशें, मवेशियों की लाशें। रह रहे वहीं इस उम्मीद में कोई आएगा। रह रहे वहीं इस उम्मीद में कोई आएगा, हमसे हमारा दुख बांटेगा, कुछ मदद कर जाएगा। फिर से अपना बसेरा बसाएंगे।
शरीर पीला पड़ चुका, घेग बाहर लटक गया, पेट फूला हुआ, बुखार से तप रहे, उल्टियां शुरू हो गई, हैजा फैल चुका, जाएं तो जाएं कहां। शरीर पीला पड़ चुका, घेग लटक गया, पेट फूला हुआ, उल्टियां शुरू हो गई, हैजा फैल चुका, जाएं तो जाएं कहां। अब तक मृत्यु का नाच हुआ, अब तक मृत्यु का नाच हुआ, अब शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। व्यवस्था पर कोई असर नहीं, जनसंख्या बहुत है। राज्य कहता देश को, देश कहता राज्य को। शुरू होता राज्य और देश का राज, आरोप प्रत्यारोप का बौछार। तब तक तो फिर से आ गया हमारा त्योहार, बाढ़। राज्य कहता देश को, देश कहता राज्य को। शुरू होता राज और देश का रार, आरोप प्रत्यारोप का बौछार। तब तक तो आ गया फिर से हमारा त्योहार, बाढ़। हम बाढ़ में जन्मे, बाढ़ में मरे, प्रकृति की आड़, व्यवस्था की मार, हो रहे संघार। कौन जिम्मेवार, बताइए कौन जिम्मेवार। धन्यवाद। बहुत अद्भुत। और मुझे लगता है कि जो हमारे जो श्रोता इसे सुन रहे हैं वो भी कई बार कविता से ज्यादा कविता पाठ हमें अंदर तक झिझोड़ देता है। ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी थिएटर में बैठा हूं और मंच से सुन रहा हूं। इसी बीच जिन्होंने इस कविता की प्रशंसा की, उषा दीदी, वो जुड़ गई हैं और उन्होंने लिखा है कि मुक्त भोगी हैं हम। प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपको शायद बबुआ कहकर बुलाते हैं। और एक और हमारे साथ बड़ी बिहार की ही बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं, वो भी आपके यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं, विभा रानी जी। उन्होंने भी आपकी प्रशंसा की है। नंद भारद्वाज जी तो आपके लिए लगातार लिख रहे हैं। पंडित अजय पुरोहित जी ने लिखा है कि क्या मार्मिक कविता है, और जीवन का निचोड़ प्रस्तुत कर दिया आपने इस कविता में। निश्चित रूप से ये कविता उषा जी और मेरी, उषा दीदी की और मेरी पसंद एक ही है। और अगर उन्होंने कहा था आपसे कि इसको संग्रह में होना चाहिए, तो ये उनकी पारखी नजर थी। और सचमुच ये कविता इस संग्रह में जब पढ़ते हुए, मैं एक तरह की कविताओं को पढ़ते हुए सब धर्म, आध्यात्म, दर्शन, चिंतन पर सारी कविताएं, और जब मैं आपके बिहार से हमारी एक बहुत जैसे कहते हैं बहुत मजबूत लेखिका हैं गीता श्री जी, वो भी जुड़ गई हैं। प्रणाम करता हूं गीता जी। और वो इस तरह की कविताएं और इस तरह की कहानियों की बड़ी प्रशंसक हैं। नंद जी कह रहे हैं हम बाढ़ में जन्मे, हम बाढ़ में मरे। निश्चित रूप से ये कविता जिसने वहां उसको भोगा है, उस इलाके को भोगा है, उसके लिए ये कविता जैसे उसके जीवन का दर्शन है। पंडित अजय पुरोहित कहते हैं कि आपने आंसू निकाल दिए। तो निश्चित रूप से एक कविता वो होती है। और आपका पाठ, मुझे लगता है कि आपको कभी एकल पाठ के लिए, कविताओं के एकल पाठ के लिए कभी मैं बुलाऊंगा कहीं, और आपसे बैठकर हम लोग बस कुछ जो कविता प्रेमी हैं, हम कहीं बैठकर आपसे जी भर के सुनेंगे ये सारी कविताएं, क्योंकि ये सारी कविताएं पाठ की कविताएं हैं। जब इसको कवि के मुंह से इन कविताओं को सुना जाएगा तो उनका आनंद ही अलग होगा। मैं एक बार हमारे सुनने वालों को इन कविताओं के शीर्षक जरूर पढ़ के बताना चाहूंगा कि ये कविताएं, इनके शीर्षक जब हम सुनते हैं, शब्द, नाटक,
प्रवासी, जड़, विद्या, चेतावनी, कर्म, धर्म, चेतना, प्रेम, नवयुग, नारी, वह देख रहा है, ब्रह्म, कविता, शिव, मनुष्य, ध्यान, दान। दान कविता के आपके प्रयोग अद्भुत हैं। मैं उस दान को इस तरह से कोई देखेगा, मैं बहुत हैरत में था। और फिजिक्स है सर, फिजिक्स है वहाँ, फिजिक्स है। फिजिक्स है, कई हाँ बिल्कुल, कविताओं में फिजिक्स आएगा। हाँ, भौतिकी फिजिक्स है है। वहाँ। जी। मैं केमिस्ट्री वाला हूँ, आप फिजिक्स वाले हैं, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया है। नालंदा, नालंदा पर जो आपने लिखा है वो अद्भुत है। भारत, फिर उसके बाद रामायण, रावण। रावण की दृष्टि से रामायण को देखते हुए कविता लिखना, ये सचमुच एक बिल्कुल नया नया प्रयोग है। और फिर बाढ़, और फिर गीत, और हमार माई भोजपुरी। ये कविताएं जो इनके शीर्षक हैं, हम उन्हीं से अगर हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल ये शीर्षक ही कह रहे हैं कि बिल्कुल नई तरह की कविताएं हैं। एक इतने बड़े, इतने सुप्रसिद्ध अभिनेता होते हुए, और ये जो दूसरा पक्ष जो संवेदनशील है, जो भावुक है, जो अंदर तक अभी, जिसे मैं कहता हूं कि अंदर जो नमी बचाए हुए लोग हैं वही शायद दुनिया को बचाएंगे। तो अंदर इतनी सूखी दुनिया में मैं अखिलेश जी बताना चाहूंगा कि मैं बीच में गया था एक फिल्म लिखने और एक फिल्म के लिए कुछ गीत लिखने, और मैं पहले दिन ही जब मैंने देखा सब, तो मैंने उनसे कहा कि मैं मैं ये आखिरी बार कर रहा हूँ ये कर्म, इसके बाद मैं नहीं कर सकता। और वो फिल्म भी मैंने तो नहीं देखी, लेकिन यशपाल भाई ने किसी फिल्म फेस्टिवल में देखकर मुझे फोन पर बहुत बहुत डांटा कि कैसे लोगों को अपनी कहानी दे देते हो। मैंने कहा वो तो आखिरी बार दी थी, अब नहीं दूंगा। तो इन सब के मुंशी प्रेमचंद जी के साथ यही हुआ था। यही हुआ था। उन्होंने उन्होंने यहां तक कहा था कि सिनेमा जो है शराब की तरह एक व्यापार है, यहाँ व्यापारी जो चाहते हैं वही होता है, वही हम और होता आप है, कुछ नहीं कर सकते। और चले गए, कुछ वापस नहीं, चले गए। एक ही फिल्म चले उन्होंने गए। भी लिखी, मिल मजदूर। हाँ, एक ही मैंने भी फिल्म एक लिखी, मिल मजदूर। मैंने भी जी मैंने भी एक क्या लिखी, वो जी मेरी कहानी जी। किसी को पसंद आ गई थी, तो उस वहां रहते हुए मैं, मतलब मैं जानना चाहूंगा, हालांकि गीताश्री बीच में कह रहे हैं कि मंच पर जमा देते हैं अखिलेश जी, इनको मंच पर सुनना अद्भुत अनुभव, हमने गोरखपुर लिट फेस्ट में सुना है। आपके बड़े प्रशंसक हैं हमारे साहित्य जगत में। वहां उस फिल्म दुनिया में, क्योंकि मैं उस फिल्म दुनिया को देख आया हूं, इसीलिए वहां ये संवेदनशील होना, ये नमी बचाए रखना, ये अंदर की ऊर्जा और ऊष्मा को बचाए रखना, और ये करुणा और भाव की कविताएं लिख देना, ये कैसे कर लेते हैं? इसके लिए क्या विशेष करना पड़ता है अपने आप को बचाए रखने के लिए? देखिए, जीवन दो तरह के हैं। जी। एक जीवन है सफल जीवन, और एक है संतुष्ट जीवन। जो मिला उसी में संतुष्ट रहो, तो कभी भी दुख, अवसाद, चिंता, तनाव आसपास नहीं भटकेगा। संतुष्ट रहेंगे तो सफलता भी पीछे पीछे आएगी और कहेगी अरे कहां जा रहा है, हम यहां हैं। लेकिन अगर सफलता के पीछे भागेंगे तो संतुष्टि भागते चली जाएगी, कभी नहीं आएगी। और अगर संतुष्टि नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। तो संतुष्टि लाने के लिए एक ही उपाय है, वो है अध्यात्म से जुड़ना। जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक अध्यात्म अपने 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 अध्यात्म को नहीं जानेंगे, क्या इस शरीर का भी कोई अध्यात्म है? क्या हमारे परिवार का भी कोई अध्यात्म है? क्या इस समाज का भी कोई अध्यात्म है? क्या इस सृष्टि का भी कोई अध्यात्म है? ये जानना होगा, उसमें घुसपैठ करनी होगी, तो जाके चित्त की तृप्ति होती है। चित्त तृप्त होता है तब मन में अंड बंड ब्रह्मंड भावना विचार उद्वेलित नहीं होते। नहीं तो मन भरा रहता, उछलता रहता, क्या कर लूं, कहां क्या कर लूं, कैसे कर लूं, क्या लूट लूं, क्या खटोट लूं, कैसे कैसे आगे बढ़ जाऊं, कितनी लाशों पे पैर रख दूं। है
यही हो रहा है, यही हो रहा है। बताइए, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो बात कही वही आज पंकज सुबीर जी कह रहे हैं। ये 1934 से लेकर ये 2021 तक के बीच में न जाने कितने साहित्यकारों ने ये झेला होगा, जिनके साथ ये हुआ, जिनकी कहानियां चोरी हुई, नाम बदल के बगैर पूछे डाल दिया गया, कहा गया मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। कितनों ने तो केस भी किया, कई साहित्यकार मुझे मिले जिन्होंने कहा केस किया, लेकिन वो उतनी सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, तो विड्रॉ कर गए लोग। क्या करिएगा, साहित्य से लगाव नहीं है। क्यों 1957 में मदर इंडिया ऑस्कर में गई और क्यों उसके बाद सीधे 2001 में लगान गई? क्यों क्यों भारतीय सिनेमा से भारत गायब है? बाहर कांस में और वो जो फ्रेंच कहां कहां जाते हैं लोग, जर्मन, बर्लिन और ये फेस्टिवल्स में, वहां वो लोग पूछते हैं दिस इज इंडियन फिल्म, बट वेयर इज इंडिया इन दिस फिल्म? वो पूछते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अरे ईरानी क्या फिल्म बनाते हैं, जर्मन क्या फिल्म बनाते हैं, फ्रेंच क्या फिल्में होती हैं, हॉलीवुड वाले क्या सोचते हैं। अरे इसलिए सोचते हैं, इसलिए कमाल करते हैं कि जिस भाषा में फिल्म बनाते हैं उसी में सोचते हैं, उसी में बातें करते हैं और उसी में लिखते हैं और उसी में सिनेमा बनाते हैं। और तुम हिंदी में फिल्म बनाते हो, रोमन में लिखते हो और अंग्रेजी में बात करते हो। आत्मा ही गायब है, आत्मा ही नहीं है। आत्मा नहीं तो शरीर लाश है, शव है शरीर। उस शरीर को फिर लोग देखता है, वो दुर्गंध मारता हुआ शरीर। जब आत्मा नहीं रहेगी शरीर में तो शरीर दुर्गंध ही मारेगा ना। कितना रख लोगे उसको? फाइनली जाके उस शमशान में जलाना पड़ता है या कब्र में दफनाना पड़ता है। तो ये साहित्य से जुड़ाव नहीं होना, साहित्य को अपने आप को जानना। हमारा अपना साहित्य क्या है? मनुष्य का साहित्य क्या है? क्या मनुष्य का साहित्य में मनुष्यता कोई पक्ष है? मन क्या है? मन कैसे काम करता है? बुद्धि क्या है? बुद्धि कैसे काम करती है? चित्त क्या है? चित्त कैसे काम करता है? वृत्ति क्या है? आवृत्ति क्या है? भाव क्या है? जब तक ये पता नहीं होगा अपने साहित्य को नहीं जानेंगे। ये जो दुनिया का सबसे अजूबा चीज है, ये 1.5 किलो का, 1 किलो 400 ग्राम का, ये कैसे काम करता है ये पता ही नहीं है। इसका एक अलग विषय बना दिया गया है। ये अलग विषय, ये बॉटनी जूलॉजी में पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी में पढ़ाया। जो डॉक्टर बनेगा ना वही पढ़ेगा। हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए अपने साहित्य को, अपने मस्तिष्क को, मन मस्तिष्क को, ये कैसे काम करता है। आज अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आईएएस तक, आईपीएस तक, संत तक आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने साहित्य को ही नहीं जानते। हम अपने अंदर नहीं देख रहे हैं, हम बाहर देख रहे हैं। हम बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं। जो खुशी अंदर है उसे हम बाहर देख रहे हैं। तो फिर, और इसका कारण यह है अध्यात्म से नहीं जुड़ना। और अध्यात्म से आपको, नई पीढ़ी को जानबूझ के दूर रखा गया, दूर किया गया, क्योंकि पौराणिक साहित्य को काट दिया गया, हटा दिया गया। बच्चों को पौराणिक साहित्य पता ही नहीं। उनको साहित्य शेक्सपियर पता है, उनको शेक्सपियर साहित्य पता है। शेक्सपियर का हेमलेट हो, ओथेलो हो, सीजर हो, जितने हीरो हैं उसका अंत यही है कि वो सुसाइड करता है। मन के भावों में उलझने के बाद, संवेदनाओं में उलझने के बाद वो बाहर नहीं निकल सकता। उस साहित्य में उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन भारतवर्ष के पौराणिक साहित्य में जितने महापुरुष में हैं, उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने उससे बाहर निकलने का उपाय दिया है, और वो है अध्यात्म।
उससे हम बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। दूर रखे हुए हैं। इसलिए आज समाज में अवसाद है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंता है, तनाव है, स्ट्रेस है। इसके जी जड़ में बिल्कुल जाना होगा। बिल्कुल समाज का बिल्कुल। संवर्धन करना है, समाज का संवर्धन तो जड़ में पानी डालना होगा। हम जड़ पत्तों में में। पानी डाल रहे हैं, हम पत्तों में डाल रहे हैं। ये सही, खैर जाने आपने आपने लिखा भी है कहीं, पत्तों में पानी डालना। और इसी बीच हाँ आपने जो कुछ चीजें कही वो सचमुच, जैसे आपने कहा कि भारतीय सिनेमा में भारत नहीं है, सचमुच ये बहुत ही बहुत अजीब सी बात है। दूसरा, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ कि मैंने जब ये फिल्म के लिए जो एक फिल्म की, उसके लिए जब मैंने उसके लिए संवाद भी लिखे, उसका स्क्रीन प्ले भी लिखा, सब लिखा, तो मैंने निर्देशक से पहले कह दिया था कि भाई देवनागरी हिंदी में मिलेगा सब कुछ, मैं रोमन में नहीं लिखूंगा। तो मैंने जब दे दिया तो वहां उस फिल्म में एक भूमिका निभा रहे थे, थिएटर के ही कलाकार हैं, आप शायद परिचित होंगे, मुकुल नाग जी। तो मुकुल नाग जी ने कहा कि ये लेखक अगर इस पर आए, शूटिंग पर आए, तो मुझसे जरूर मिलवाना। तो मैं एक दिन शूटिंग पर पहुंचा तो पता चला कि मुकुल नाग जी मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। तो मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहने लग गए कि मैं जब से फिल्म इंडस्ट्री में आया तब से प्रतीक्षा कर रहा था कि कभी मुझे देवनागरी में लिखी हुई स्क्रिप्ट मिली पूरी, और आज इतने बरसों बाद पहली बार मिली। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि हिंदी में बहुत कहानियां रची जा रही, हिंदी में बहुत कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो जिस पर फिल्में बन सकती हैं और बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। लेकिन वही वही समस्या है कि हम पीठ किए बैठे हैं, हम पश्चिम की तरफ मुंह करके और पूर्व की तरफ पीठ किए बैठे हैं, और इसीलिए शायद वो समस्याएं आ रही। मैं फिर से किताब पर लौटता हूं क्योंकि हमारी चर्चा, मैं आज किताब पर ही रहना जी चाहता जी हूं जी ज्यादातर जी ज्यादातर समय जी पर, जी क्योंकि आपकी फिल्म, आपका जो अभिनेता पक्ष है उस पर तो कई बार बातें हुई हैं, कई बार जी चर्चा जी हुई है। जी। आज ये जो पहली आपकी कविता है शब्द, और इसमें शब्द के साथ आपने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे प्रयोग, और उसको जब उसको हम पढ़ते हुए चलते हैं, जहां आप लिखते हैं कि कबीर कहत हैं, जहां शब्द ध्वनित हो रहा, उस भवन का भेद विचित्र है, वह लोक विचित्र है। यहाँ कबीर भी आते हैं, और कबीर के रेफरेंस से आप बातें करते हैं, और शब्द की सत्ता को स्थापित करते हैं। हम कहते हैं मैं, हमने मेमियाना सीख लिया बिना शब्द को जाने। ये बहुत बड़ी बात है। कबीर कहते हैं शब्द ही सृजन, शब्द ही संहार, बिना अर्थ जाने मत कर शब्द का उच्चार। असल में शब्द की सत्ता और शब्द की ताकत को मुझे ऐसा लगता है कि हम इन दिनों भूलते जा रहे हैं, और हम उस शब्द की थाह तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, जो कहा जाता था कि शब्द का इस्तेमाल करने से पहले शब्द को जानो, शब्द का उपयोग करने से पहले उस शब्द को पहचानो। इस कविता के बारे में आप बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस कविता के बारे में, इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताइए, शब्द वाली। शब्द हुआ ये था कि ये कविता जब मैं लिख रहा था, उन दिनों देश में बहुत कोलाहल था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की आलोचना करना, यहां तक कि एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल देना। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? इतने पढ़े पढ़े लोग हैं, इतने उम्र दराज अनुभवी लोग हैं, ये ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या इन्हें शब्द के बारे में कुछ पता नहीं है? नक्षरती अक्षर, अक्षर का कभी क्षय नहीं होता। शब्द ब्रह्म है। जो शब्द बोला वो शब्द घूम रहा है इस सृष्टि में, घूम रहा है, उसका क्षय नहीं होता। और एक दिन आके वो तुमसे टकराएगा और कहेगा अब सुनो मुझे, तुमने ही बोला है मुझे। और तब उसका जब फल मिलता है, तब लोग कहते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैंने कुछ। उसको तब याद नहीं आता कि क्या बक गया था। तो मुझे ये कविता शब्द लिखनी पड़ी, ये बताने के लिए कि शब्द क्या है भाई। हाथ जोड़ता हूं, कम से कम नई पीढ़ी तो जाने कि शब्द क्या है।
शब्द ही रार है, शब्द ही मार है? और शब्द ही श्रृंगार है। शब्द क्या है? ये ओम क्या है? ये नाद क्या है? ये अनहद नाद क्या है? अनाहत नाद क्या है? अनाहत, जो आहत ना हो सके। ये ओम क्या है? ओ क्या है? ऊ क्या है? मो क्या है? क्या ओम ही अनाहत है? जी। ओ, कोई आहत नहीं है, सीधे और निकल रहा है, ना जीभ का, ना तालु का, ना मुर्दा का, ना दंत का, कुछ नहीं। ऊ, कोई आहत नहीं है किसी का। ये तीन ही है, ये तीन ही है पूरे वर्णमाला में, जो आहत नहीं है, अनाहत है। और इन्हीं से बनता है ओ। और वही गुंजायमान है इस सृष्टि में, वही शब्द है, वही गुंजायमान है। इसकी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और भीतर ही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है। ये तो मिनिएचर है पूरी सृष्टि का एक। ये जानना पड़ेगा, ये बताए। समस्या ये है कि शिक्षा प्रणाली में ऐसा कुछ है ही नहीं। और संविधान में कानून है कि आप अपने पौराणिक चीजों को पढ़ा नहीं सकते, आप अपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं सकते। बाकी पंथों को छूट है, लेकिन सनातन को छूट नहीं है। ऐसा कुछ अनुच्छेद है। और जहां की पूरा विश्व का धरोहर है, जहां आज विश्व संस्कृत पढ़ा रहा है, विश्व आज विश्व गीता पढ़ा रहा है, और हमारे यहां गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप, वोट बैंकिंग, यही चल रहा है। तो क्यों ना अवसाद हो, क्यों ना चिंता हो, क्यों ना तनाव हो, क्यों ना आत्महत्याएं हो, क्यों ना बच्चे विक्षिप्त हो, दिग्भ्रमित हो। सिर्फ रुपया कमाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ रुपया कमाने के लिए। रटो रटो रटो। 4 साल की उम्र से डंडा मार रहे हैं बच्चे के सर पे। ए पर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, ये पर ये पढ़ाया जा रहा है। बताइए, वो उसको कुछ मालूम ही नहीं है। बड़े बड़े शिक्षाविदों और शिक्षा वैज्ञानिकों ने कहा, दुनिया भर का ऋषि मुनियों ने तो कहा है हमारे यहाँ पहले, दुनिया भर के, कि अगर अपनी मातृभाषा में बच्चा पढ़े तो कमाल कर सकता है, इतनी मेधावी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं। मैं स्वयं, बाकी छोड़ दीजिए, हमने खूब रटा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नहीं याद करने में खूब पिटाई हुआ हमारा। घर में भी भाइयों ने भी मारा, याद नहीं करता ये फॉर्मूला अलजेब्रा का, और टीचर भी मारते थे, शिक्षक भी। खूब याद किया, ताकत लगा लगा के, जोर लगा लगा के। सच बताऊं तो जीवन में आज तक कोई काम नहीं आया हुआ। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, क्यों था, और क्यों पढ़ा। सच बोल रहा हूं आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पढ़ोगे तो 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, ये पढ़ोगे तो 1.5 लाख रुपए महीना कमाओगे, ये पढ़ोगे 50,000 रुपए महीना कमाओ। ये पढ़ाई का क्राइटेरिया है। जीवन जीने की कला से मतलब नहीं है। मतलब समाज के संवर्धन, समाज उत्थान, चेतना ऊर्ध्वमुखी हो, ऊर्जा का उत्थान हो, आत्मा ऊर्ध्वगामी हो, मतलब ही नहीं है। जी सर, जाने दीजिए, अलग नहीं नहीं, आपको सुनना अच्छा लग रहा है, पर चूंकि हमारी समय सीमा के को हम पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ कुछ चीजें बची हैं जिन पर जल्दी जल्दी 10-15 मिनट में मैं समेटता हूँ चीजों को। आपकी आने वाली किताब जो अब आप लिख रहे हैं,
अभिनय पर है शायद। जी जी, अभिनय। और नंद भारद्वाज जी ने फिर लिखा है कि अगर किसी कवि के एक संग्रह की कविताओं को केंद्र में रखकर बात की जाए तो उसमें अपने समय का समूचा यथार्थ खुलकर सामने आ जाता है, बस कवि सजग होना चाहिए। बड़ी बात उन्होंने लिखी है, और सचमुच ये बहुत बड़ी बात है। पंडित अजय पुरोहित ने कहा है, शब्द ही शब्द तक की यात्रा करवाते हैं। तो ये जो अगली किताब है, ये किताब अभिनय पर है, चूंकि आप तो थिएटर से आते हैं, इप्टा से जुड़े रहे हैं, इप्टा के साथ बरसों बरस आपने अभिनय किया है, और जो मैं पढ़ रहा था कि कॉलेज के दिनों में ही आपने नाटक वगैरह सब करने शुरू कर दिए थे। तो वो किताब किस तरह की किताब होगी, और क्या नया है उस किताब में, और कितना लिखा जा चुका है, और हम कब तक उम्मीद रखें उस किताब की? ये इस किताब का शीर्षक है अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। तो सबसे पहला प्रोसेस है व्यक्तित्व का। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व निर्माण हो गया, तुम अपने व्यक्तित्व को जान गए, तो तुम अभिनेता बन जाओगे। अभिनेता नहीं, तुम एक आदमी बन जाओगे। आदमी बन जाओगे। और जब आदमी बन जाओगे, अभिनेता बन जाओगे, तो अभिनय तो अपने आप करने लगोगे, क्योंकि अभिनय तो कर ही रहे हैं इस मंच पे। हर आदमी किरदार में तो है ही है, वो डायरेक्टर दिया हुआ किरदार, एंट्री हो गया है, एग्जिट वही जानता है, एग्जिट करवा देगा। अपना अपना किरदार सब निभा रहे हैं। तो ये है अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व देखिए, आज एक्टर में व्यक्तित्व ही नहीं है, और डायरेक्ट अभिनय के नाम पे बड़े छोटे 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 स्कूल खुले हुए हैं, सीधे सीधे डायलॉग बोलना सिखाते हैं। फिल्मों का सीन उठा के एक्टरों का दिखाते हैं, हीरोइनों का सीन उठा के लड़कियों को दिखाते हैं, और हीरो का सीन उठा के लड़कों को दिखाते हैं। कहते हैं कैसा एक्टिंग किया है, ये सीख करो, फॉलो करो। बताइए, एक क्राइटेरिया है। मैंने ये पुस्तक जो लिखी है, मैं दावा नहीं करता कि कोई पढ़ के एक्टर बन जाएगा, लेकिन एक दिशा उससे मिलेगा। दिशा अगर मिल जाए, वो कुछ समझ ले, एक मार्गदर्शन के तरह ये पुस्तक साबित होने वाली है कि भैया मार्गदर्शक है ये किताब। आप जानिए कि अभिनय क्या है, अभिनेता क्या है, और उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आवाज क्या है, अपनी आवाज को कैसे निखार सकते हैं कि 80 साल की उम्र तक भी गरजते रहें या कुएकू करते रहें। मस्तिष्क क्या है, मन क्या है, कैसे काम करता है, चित्त क्या है, ये जानना आवश्यक है। आज कोरोना काल में सबको पता चल गया फेफड़ा क्या है, श्वास लेना क्या है। हमने पुस्तक में बताया कि श्वास लेना क्या होता है और कितनी तरह से होता है। हमने मन को बताया कि मन क्या है, मन कितनी तरह से और कैसे कार्यरत है। नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करता है। थैलेमस क्या, हाइपोथैलेमस क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, कैसे कार्यरत होते हैं, कैसे विचार आते हैं। आप अपने रीढ़ की हड्डी को आसान मत समझिए, वो आपका दूसरा मस्तिष्क है। उसका गलत प्रयोग मत कीजिए, संभाल के रखिए, जैसे इसको संभालते हैं वैसे रीढ़ को भी संभालिए, क्योंकि वही केंद्र है। ये सारी कुछ वर्णन है, बहुत ज्यादा वर्णित है अभिनय को लेके, अभिनेता को लेके। अभिनेता के अलग अलग डेफिनेशन है उसमें, और कुछ डेफिनेशन फिजिक्स की तरफ से है, कुछ डेफिनेशन मैथमेटिक्स की तरह है, कुछ साहित्य की तरफ से है, कुछ पशु पक्षियों की तरफ से है, कुछ रंगमंचीय है, कुछ आध्यात्मिक है। क्योंकि उसका मेन जो बेसिक है वो यही है कि अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है, अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, और रंगमंच एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये उसका मूल है, इसी का एलाबोरेशन है पूरी पुस्तक। और ये लिखने का ये भी कारण था कि आजकल छोटे से छोटे स्कूलों में भी जो एक्टिंग सिखाते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कहीं कहीं 9 लाख है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, फेमस इंस्टीट्यूशन जहां स्टार्स आते हैं, कहीं कहीं 15 लाख रुपया है। स्टार्स आके ट्रॉफी सर्टिफिकेट देते हैं, बच्चे उसी में खुश हैं।
सिखाया कि नहीं सीखा भगवान जाने। तो इसलिए गरीब का बेटा क्या करेगा, कहां से लाखों रुपया लाएगा? तो कम से कम वो पुस्तक पढ़े, एक मार्गदर्शन मिले गरीब के बच्चे को। अगर उस जमाने में 9 लाख 10 लाख 20 लाख होता, 1.5 लाख 2 लाख, तो हमारे पिताजी तो कभी नहीं भेजते, हम तो कहाँ जाते भाई। सही बात है। तो इसलिए वो किताब आ जाएगी अभी। ये एक्चुअली दूसरा लॉकडाउन हो गया मार्च से, हाँ इसमें डिले हो गई, नहीं तो पुस्तक कंप्लीट हो चुकी है लेखनी। अच्छा अभी छपने के लिए जाएगा, मेरा ख्याल साल का अंत तो हो ही जाएगा। जी। और अखिलामृतम 2 भी फिनिश हो गया है। अरे वाह, क्या बात है। जी जी जी। बहुत अच्छी बात। और सचमुच आज सचमुच हमें समय का बिल्कुल पता नहीं चला। और मैं समापन करने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे बिहार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप पूरा पूरा गीत भले ही वो भोजपुरी वाला ना सुना पाए, उसकी कुछ पंक्तियां, ये जो गीत शीर्षक से जो है कुछ पंक्तियां सुनाए, ताकि वो सब आनंद लें उस गीत का, फिर हम इसको समापन करते हैं। भोजपुरी कविता है, गीत। जी जी। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, माई हमार भोजपुरी, ताल ठोक के बोली ले हम आपन भाषा भोजपुरी। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। मोश पर ताव देके भोजपुरी बोलल जाता, भोजपुरी के प्रसिद्धि देख के ढेर भाषा घबराता। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। लिट्टी चोखा अब अंतरराष्ट्रीय भइल। लिट्टी चोखा एक वहां का भोजन है। लिट्टी चोखा अब अंतरराष्ट्रीय भइल, गमछा देख के ढेर लोग डराता। गमछा देख के ढेर लोग डराता। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। माई के कर्जा कैसे पूरी, माई के कर्जा कैसे पूरी, सेवा कैला पर माई के इज्जत बढ़ल जाता। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। बबुआ ढेर कैला लोनी छीछा लेदर, बबुआ ढेर कैला लोनी छीछा लेदर, माई के बदनाम करके पैसा कमाई जाता। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। अश्लीलता के गोटा चढ़ावल साड़ी, अश्लीलता के गोटा चढ़ावल साड़ी, माई के पहनावल जाता। हमार छाती फाटल जाता, जब हमरा माई के देख के दुनिया हंसत जाता। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। बबुआ अब सुधर जा लोनी, माई के तरफ से माफी दिहल जाता। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। माई हमार पुरनिया भैली, मुगलन के देखली, अंग्रेजन के देखली, देखली सारी दुनिया। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। चिंता जन करा माई हमार, चिंता जन करा माई हमार, तुहार राष्ट्रीय सम्मान के व्यवस्था कई जाता। भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, हमार माई भोजपुरी। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। और सचमुच लोग, गीता श्री जी तो उपस्थित हैं, बोल रही हैं जा झाड़ के वाह भोजपुरी। नंद भारद्वाज जी ने लिखा है कि जो कवि अपनी मातृभाषा के प्रति इतना संवेदनशील होगा, वही ऐसी कविताएं लिख सकता है। और सचमुच ये आपकी उस संवेदनशीलता का परिचय है, और जिसके द्वारा आप उस मातृभाषा से भी जुड़े हुए हैं, और उस मातृभाषा की 2 कविताओं को बाकायदा इस किताब में स्थान दिया। और यही वो संवेदनशीलता है जो हमें लोगों से अलग करती है, और उन कविताओं को लोगों से अलग करती है।
ये किताब अखिलामृतम जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे, अखिलेंद्र मिश्र जी की कविताओं की किताब है और अमेजन पर उपलब्ध है। अमेजन से आप इसको मंगा सकते हैं। मैंने अमेजन से ही इस किताब को मंगवाया है और मैं कह सकता हूं कि इस किताब को पढ़कर, इसकी कविताओं को पढ़कर आप निराश नहीं होंगे। ये कविताएं कुछ अलग तरह की कविताएं हैं, जिन कविताओं को हम जो एक नॉर्मल ट्रेंड में जो कविताएं हम पढ़ते हैं उनसे बहुत हटकर ये कविताएं हैं। और विषय ऐसे उठाए गए हैं, दर्शन से विषय उठाए गए हैं, अध्यात्म से उठाए गए हैं, जीवन से उठाए गए हैं और जीवन से उन विषयों को उठाकर जिस तरह से अखिलेंद्र जी ने इन कविताओं को रचा है, कभी कभी हम चौंक जाते हैं उन कविताओं को पढ़ते हुए कि शायद ऐसा ही हम सोच रहे थे, हम शायद ऐसा नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन इस कवि ने वैसा का वैसा ही लिख दिया जैसा हम सोच रहे थे। तो ये कविताएं, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे विचारों की प्रतिध्वनि है, वो गूंज है जो कहीं से टकरा कर वापस हम तक आ रही है और वो सब कुछ जो हम कहना चाहते हैं उनको शब्द दी हैं अखिलेंद्र मिश्र जी ने इस कविता संग्रह में। और जैसा उन्होंने बताया कि अखिलामृतम का भाग 2 भी आ रहा है, जिसमें कुछ और नई कविताओं के साथ हम उनको देखेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से इन कविताओं को पढ़ने के बाद मेरी उत्सुकता बढ़ गई है उस दूसरे संग्रह को पढ़ने के बारे में, और वो जो अभिनय पर जो किताब लिख रहे हैं उसको पढ़ने की उत्सुकता इसलिए हो गई कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी अभिनय को लेकर भी और इस सब को लेकर, लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि पहले इंसान बनाया जाएगा फिर अभिनेता बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि ये जो पंक्ति है इसको शायद हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय उन्हें सबसे पहले इसको अपने विद्यालय के बाहर लिख देना चाहिए कि पहले इंसान बनाओ फिर उसको विद्यार्थी बनाओ। तो शायद ये लोगों को समझ में आए और ये समझ में आए कि शिक्षा कैसी होती है और शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए। अखिलेंद्र जी, आज आपसे चर्चा करके बहुत आनंद आया और हमारे श्रोता भी नहीं चाह रहे हैं समापन हो, लेकिन हर कार्यक्रम की समय सीमा होती है। तो इस वादे के साथ कि अखिलामृतम 2 जब आएगा तो सबसे पहला अधिकार हमें मिलेगा साहित्य समाज को उस पर चर्चा करने का, और उस पर हम जी भर के चर्चा करेंगे, उस पर आपसे कविताएं सुनेंगे। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, पहले आप उन्हें धन्यवाद दे दें तो फिर मैं इसको विधिवत समापन करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी उषा किरण खान जी जुड़ी हुई हैं, हमारी माँ स्वरूप, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं और उन्होंने सुना मुझे कविता पाठ का भी मौका मिला। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे बातचीत की और मेरी पुस्तक अखिलामृतम के बारे में चर्चा की। ये मेरी पुस्तक धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो ही चुका हूँ। अरे धन्यवाद। हमारे साथ अमेरिका से बहुत एक महत्वपूर्ण गेस्ट सुधाम ढीगरा जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे समय की बड़ी लेखिका हैं। और चूंकि अमेरिका में समय की थोड़ी सी हमारी और वहां की जो अंतर होता है उसके कारण वो बीच में जुड़ पाई हमसे। तो आप सबका धन्यवाद है कि आप सब जुड़े। और आज की चर्चा बहुत रोचक रही, और बहुत रोचक इसलिए रही कि कई नई चीजें हमें जानने को मिली। एक अभिनेता का दूसरा पक्ष हमने जाना कि एक अभिनेता जैसा दिखाई देता है उसके पीछे क्या होता है और उसके पीछे क्या चल रहा होता है, उन सब को हमने जाना। और एक अभिनेता जब कविता पाठ करता है, जब काव्य पाठ करता है, और विशेषकर वो अभिनेता जो थिएटर से आता हो, जो रंगमंच से आता हो, तो उसके काव्य पाठ में जो प्रभाव होता है वो उसको हमने महसूस किया। और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल निश्चित रहिए, ये अखिलेंद्र जी को हमने जो सिलसिला शुरू किया है हम इनको बार बार, जब भी, हालांकि बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन हम समय निकाल कर इनको पकड़ लिया करेंगे और इनसे इस संग्रह की भी कविताएं भी सुनना है। जब भी एक आध महीने में जब समय मिलेगा तो फिर मैं इस संग्रह की कुछ बात नहीं होगी, तब केवल संग्रह की कविताओं का काव्य पाठ उनसे सुनेंगे और ये सब जल्दी करेंगे। आप सबने समय दिया, अखिलेंद्र जी आपने समय निकाला, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम।